Hi students, yesterday we studied about electrode potential and EMF of galvanic cell. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए कि दो इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो उसके लिए हमने क्या कंसिडर करा था. कॉपर इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के सोल्यूशन में क्या करा था, डिप करा था. जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करा था. तो वहाँ से तीन पॉसिबिलिटीज़ आती हैं. पहली क्या पॉसिबिलिटी थी कि मेटल आयंस है, जो कॉपर के आयंस है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, वो जाके मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करते हैं और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो कॉपर आयंस है वो जब इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेंगे तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं. और थर्ड पॉसिबिलिटी थी कि जो कॉपर का हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो क्या करता है, उसमें से कॉपर एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जो कॉपर आयंस प्रोड्यूस हुए हैं वो जाके सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं. कहता है इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को हम कैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. जैसे हमने थर्ड पॉसिबिलिटी को पहले डिस्कस करा था. थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या था कि कॉपर मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो गया था. तो वहाँ से क्या पता चला था कि जो कॉपर की अमाउंट है, कॉपर आयंस की अमाउंट है, वो सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो जाके कॉपर इलेक्ट्रोड के आसपास अकमुलेट हो जाते हैं. कहता जो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ कॉपर आयंस है वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड के आसपास इकट्ठा हुए हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं. आफ्टर सम टाइम क्या होता है, कहता दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन चलने लगती है. कहता तो ऐसे इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है तो क्या होता है, उस दौरान जो सेपरेशन होती है चार्जेस में, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है और सॉल्यूशन के बीच में कॉपर आयंस होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प होता है, उस चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होता है हमारे पास, कहता उस वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेटअप हो जाता है बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन. तो कहता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास डिफरेंस सेटअप हुआ है मेटल और सॉल्यूशन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मेनली टू टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप थी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रोड में कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, या फिर कितनी टेंडेंसी है उसमें ऑक्सीडाइज होने की, उसको उसकी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे. सेकंड हमने पढ़ा था रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास कि इलेक्ट्रोड में कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या फिर रिड्यूस होने की, उसकी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन. सेकंड डिपेंड करती है कि आयन की सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है, और थर्ड डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल. कहता है ईएमएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कहता है जो इलेक्ट्रोड की हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगी उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और जिस इलेक्ट्रोड की लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है उसमें कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. तो यहाँ से हमने डेफिनेशन करी थी. कहता जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस आया है दो इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, उसको उसकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं. जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है. तो यहाँ से हम ईएमएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड कैलकुलेट करते हैं. या फिर हम कैथोड को राइट हैंड साइड पे लेते हैं तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, बिकॉज लेफ्ट साइड पे किसको लेते हैं, एनोड को लेते हैं. तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि ईएमएफ जब पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाती है तो उस दौरान सेल के बीच में या तो नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है या फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता. नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आज हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. सिर्फ कहता है जो हाफ सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर वो सिर्फ तभी वर्क करता है जब वो दूसरे हाफ सेल के साथ कॉम्बिनेशन में होता है, किसी दूसरे हाफ सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है. वो अकेला इंडिपेंडेंटली कहता वो वर्क नहीं करता है. कहता ये पॉसिबल नहीं है कि हम अकेले हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट कर सके. कहता अगर हमने हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करना है उस
डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसकी हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को ज़ीरो फिक्स कर लेते हैं। तो उसके कंपैरेटिवली उस ज़ीरो रिडक्शन वाले हाफ सेल को हम क्या करते हैं, जिस हाफ सेल की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ उसको कंबाइन कर देते हैं। तो उसके कंपैरेटिव जो टोटल सेल की हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो उससे हम क्या कर लेते हैं, दूसरे हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कहता हम इस पर्पस के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको चूज करते हैं, कहता इस पर्पस के लिए हम रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट करा गया है कि हर एक हाफ सेल की हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसको यूज करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SHE, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं जिसकी एब्रीविएशन होती है NHE। नेक्स्ट कहता है इसका जो ऑपरेटर सेटअप है वो हम डायग्राम से करेंगे, जैसे इस डायग्राम में शो हो रहा है। इस डायग्राम में क्या है, एक हमारे पास वायर ली है प्लैटिनम की, उसको हमने एक ग्लास ट्यूब के अंदर सील करा है और उस प्लैटिनम वायर को किसके साथ कनेक्ट करा है, एक प्लैटिनम की फॉयल के साथ कनेक्ट करा है। इस प्लैटिनम की फॉयल के ऊपर कोटिंग होती है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की, ब्रिक पाउडर की कोटिंग होती है प्लैटिनम के इस फॉयल के ऊपर, जो किसका काम करती है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का काम करती है। इसको किस में डिप करा है, जो नीचे सॉल्यूशन लिया है वो किसका सॉल्यूशन है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है। कहता यहाँ से हम जो इनलेट है वहाँ से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस किसके अंदर बबलिंग करवाते हैं एट 1 बार प्रेशर के ऊपर। कहता जब हम हाइड्रोजन गैस की बबलिंग कराएंगे तो रिएक्शन कहाँ पे होती है, इस प्लैटिनम की फॉयल के ऊपर रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट कहता तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन चलती है हमारे पास, कहता है वो रिएक्शन है वो हाफ सेल के में चलेगी, वो डिपेंड करता है कि हम उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ कैथोड यूज़ कर रहे हैं या फिर एज अ एनोड यूज़ कर रहे हैं। कहता अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज अ एनोड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, मीन्स जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करके हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाती है। कहता अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ कैथोड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो उस दौरान क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहता जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड हम मान के चलते हैं, बिकॉज इसमें रिएक्शंस क्या चलती है, रिवर्सिबल रिएक्शन चलती है। वो डिपेंड करता है कि हम इसको एज अ एनोड यूज़ करना है या एज अ कैथोड यूज़ करना है, उस अकॉर्डिंग इसकी ये रिएक्शन चलेगी दूसरे हाफ सेल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कहते जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का, उसको हम दूसरे हाफ सेल के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की वो कितनी आती है, 0 आती है, उसको 0 पे सेट कर लेते हैं। सो कहता जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी मेटल इलेक्ट्रोड की उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरेटिवली। उसको हम क्या बोलते हैं, जो वैल्यू आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको हम E0 के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहता अगर हमें मेजरमेंट करनी हो किसी हाफ सेल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को तो कैसे मेजरमेंट करेंगे। कहता मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मेटल के इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप कर देते हैं। जैसे जिस मेटल की हमने फाइंड आउट करनी है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, उसी मेटल को उसके मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। जैसे हम आगे उसकी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। कहते ये जो हाफ सेल है हमारे पास, जो हाफ सेल बन गया है उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज के साथ। कहते जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो अंदर का सॉल्यूशन है उसको तो सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो उसके बीच में सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रोड डिप होते हैं उसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। कहता जो वोल्ट मीटर से हमारे पास EMF वैल्यू आती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है हाफ सेल की, जो हमने पूरे सेल को कनेक्ट करके फाइंड आउट करी है। बिकॉज कहता है इसमें जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के चलते हैं, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो दैट मीन्स उसको जिसके साथ हमने दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करा है तो उसकी जो हमारे पास टोटल सेल की वैल्यू आएगी वो किसकी आती है, हमारे पास हाफ सेल की आती है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है।
जैसे हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आयंस। कहता हमने जिंक की इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को मेजरमेंट करना है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, जिंक का रॉड ले लेते हैं, उसको डिप करते हैं 1 मोलर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और उस हाफ सेल को किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम इस डायग्राम से करेंगे। इस डायग्राम में हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमने जिंक की इलेक्ट्रोड को किस में डिप करा है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करा है। और दूसरा हमने जो हाफ सेल लिया है वो कौन सा लिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। और इन दोनों हाफ सेल के सॉल्यूशंस को हम सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोड है उसको हम वोल्ट मीटर के साथ आउटर सर्किट के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कहता जहाँ पे जो जिंक है वो एनोड का काम करता है, और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसका काम करता है, हमारे पास कैथोड का काम करता है। और जिंक की ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। कहता जब सेल में करंट फ्लो करता है तो ईएमएफ वैल्यू हम वोल्ट मीटर से क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी ईएमएफ वैल्यू कितनी आ रही है, 0.76 वोल्ट आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस तरफ होता है, जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। दैट मीन्स जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, और जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है, और उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो उसके पूरे सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है जो सेल पोटेंशियल है वो कितना आया था, वोल्ट मीटर से हमने फाइंड आउट करा, वो कितना आती है वैल्यू, 0.76 वोल्ट आती है। दैट मीन्स पूरे सेल की जो ई नॉट वैल्यू है वो कितनी आई है, 0.76 वोल्ट आई है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ पे ई नॉट किस लिए यूज करा है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है। तो यहाँ से हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करिए, वो कितनी आई है, 0.76। और हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिंक मेटल के लिए का फाइंड आउट कर लेंगे, वो कितनी आ जाएगी, -0.76 वोल्ट। तो कहता है ऐसे ही हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हाफ सेल को कनेक्ट करके उसकी क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।